क्या हो अगर एक मॉडर्न वर्ल्ड का मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर मुरिम वर्ल्ड में रिबॉर्न हो जाए और मुरिम वर्ल्ड के टॉप 100 मार्शल मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज करते। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मानवा की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कह रहा था सबको लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को पैसा, शोहरत, औरत। यहाँ पर लोगों के अलग अलग ड्रीम्स हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए। और ये मेरी सेकंड लाइफ की एक सच्ची घटना है। इतना कहते ही वो आसमान से जमीन पर लैंडिंग करता है। आगे से एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, हरामी, क्या तुझे पता भी है हम सब लोग कौन हैं? और सभी लोगों को ऑर्डर देता है, इस लड़के को जान से मार डालो। तभी वो लड़का अपने हाथों पर खड़ा होकर एक जोरदार किक उस पर्सन के फेस पर मार देता है। उस लड़के ने मॉडर्न वर्ल्ड की कापोएरा टेक्निक को यूज किया था। मैं बताना चाहता हूँ, कापोएरा ब्राजील की एक फेमस मिक्स मार्शल आर्ट टेक्निक है। आगे से उस लड़के की लात खाने की वजह से वो पर्सन जमीन पर जाकर गिरता है। तभी बाकी सभी लोग अपने वेपन्स को लेकर उस लड़के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे से वो लड़का अपने ताइक्वांडो की बेसिक किक्स को यूज कर उन सभी लोगों की अच्छे से धुलाई करता है। इसीलिए एक पर्सन चिल्लाते हुए अपने कुल्हाड़ी को लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके काउंटर अटैक में वो लड़का जमीन पर हाथों के बल खड़ा होकर अपनी कापोएरा टेक्निक को यूज कर उसको जमीन पर गिरा देता है। उसके इस तरीके के फाइटिंग टेक्निक को देख बाकी बचे लोग उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और वहीं पर खड़े थे। आगे से वो लड़का हंसते हुए कहता है, क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो? तभी एक पर्सन कहता है, वो अपनी स्ट्रेंज मूवमेंट से हमें पागल बना रहा है। आगे से वो लड़का उनकी तरफ स्पीड में अटैक करने को आगे बढ़ता है और कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें पहले ही मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, अब तुम सब लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। उसकी बातों को सुन वो सभी लोग वहां से डर कर भागने लगते हैं, लेकिन एक पर्सन वहीं पर अपने हाथों को फोल्ड कर खड़ा था। आगे से आ रहे पर्सन को हाथ से मारकर वो साइड में फेंकते हुए कहता है, तुम साइड हो जाओ कचरे। और लड़के के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बच्चे, तुम इस घटिया सी मार्शल आर्ट को यूज करके मेरे जैसे मार्शल आर्ट मास्टर को कभी हरा नहीं पाओगे। ट्रू मार्शल आर्ट इससे पता चलती है कि आप अपनी इंटरनल एनर्जी को कैसे यूज करते हो। और आगे से अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ स्टैंडर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनल आर्ट। इतना कहकर वो बहुत तेजी से उस लड़के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है, अगर तुम इसको ब्लॉक कर सकते हो तो ट्राई करके देख लो। और अपने वन शॉट स्ट्राइक अटैक को यूज कर उस पर अटैक कर देता है। जैसे वो लड़का अपने बॉक्सिंग के क्रॉस काउंटर पंच को यूज कर उसके मुंह पर एक जोरदार गुस्सा जड़ देता है और हंसते हुए कहता है, कमीने, तुम ये क्या बकवास बोल रहे थे। तभी हमारा सीन मॉडर्न वर्ल्ड पर शिफ्ट होता है। बहुत लोगों की भीड़ परफेक्ट परफेक्ट नाम को चिल्ला रही थे और दो मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर रिंग में फाइट कर रहे थे। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है, मिस्टर परफेक्ट कांग सांग यूक ने अपने खतरनाक क्रॉस काउंटर पंच के साथ अपनी वापसी की है और उनका पंच सीधा अपोनेंट के ऊपर जाकर लैंड हुआ है, जिसकी वजह से वो अपोनेंट जमीन पर जाकर गिरता है। रेफरी वहां पर जाकर अपनी काउंटिंग करता है, लेकिन वो अपोनेंट उठता ही नहीं। और इसी के साथ अनाउंसर बताता है, हमें इस मैच का विनर मिल गया। उसका रिकॉर्ड है 432 विन और 18 लॉस। मिस्टर कांग सांग यूक AKA मिस्टर परफेक्ट ने अपने टाइटल को फिर से हासिल कर लिया और फिर से चैंपियन बन गए। लेकिन कांग की हालत ठीक नहीं थी और वो काफ़ी ज़्यादा मायूस लग रहा था। आगे हमें प्रेस इंटरव्यू दिखाया जाता है। तभी एक रिपोर्टर कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन चैंपियन कांग सांग यूक, आपने अपनी हेल्थ इश्यूज को ओवरकम करके फिर से अपने टाइटल को डिफेंड किया है। आपने मेंशन किया था कि इस फाइट के बाद आप कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे, क्या ये बात सच है? आगे से कांग एक गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करता है और माइक पकड़कर भारी आवाज में कहता है, ये मेरे करियर की लास्ट फाइट है और मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ।
कांग की बातों को सुन रिपोर्टर्स के बीच में खलबली मच जाती को। किसी को समझ नहीं आता आखिर कांग ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी एक रिपोर्टर पूछता है, क्या आपके इस डिसीजन का आपके हेल्थ इश्यूज के रूमर के साथ में कोई लेना देना है। इस पर आगे से कांग कहता है, हाँ आपकी बात सही है, मैं करंटली बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को सफ़र कर रहा हूँ। तभी उसका मैनेजर बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं चैंपियन कांग का मैनेजर हूँ, प्लीज़ मुझे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने दीजिए। लॉन्ग मैचेस और एक्सेसिव ट्रेनिंग की वजह से मिस्टर कांग की बॉडी उनका साथ नहीं दे रही। मैनेजर की बातों को सुन दो रिपोर्टर आपस में कहते हैं, ये बात कुछ सेंस नहीं बनाती। वो 30 सालों से एक एथलीट थे और वो भी एमएमए एथलीट। मिस्टर कांग लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग चैंपियन का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। क्या शर्मनाक बात है ये। क्या मिस्टर परफेक्ट का करियर ख़त्म हो जाएगा। आगे से मैनेजर उनको शांत करते हुए कहता है, मिस्टर कांग की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये इंटरव्यू यहीं पर ओवर करते हैं और दोनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं। आगे से उन रिपोर्टर्स की भीड़ में से काफ़ी सवाल उसके कानों को चीर रहे थे। वो मायूस होते हुए अपने मन में कहता है, मिस्टर परफेक्ट ये नाम मैंने कमाया है जब मैं मिक्स मार्शल आर्ट की दुनिया में लिविंग लेजेंड बन गया था। मैं यंग एज से ही मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा था, जैसे कोई गॉड गिवन टैलेंट हो मुझ में। मैंने बहुत सारी मिक्स मार्शल आर्ट को ट्रेन किया, जैसे बॉक्सिंग, मुआ थाई, ताइक्वांडो और बहुत कुछ। और मेरे मिक्स मार्शल आर्ट एथलीट के तौर पर डेब्यू करने के बस 3 साल के बाद ही मैंने चैंपियन बेल्ट को हासिल कर लिया और मैं बन गया अनडिफीटेड चैंपियन। ओवरवेलमिंग विन रेट और बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे अंडर थे। मैं 30 सालों तक एक एथलीट था, लेकिन टाइम के फ्लो के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैंने अपनी फाइटिंग करियर को छोड़ दिया और अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया। इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मुझे अब भी उस फाइटिंग रिंग की यादें सताती है। मेरा दिल चाहता है मैं बस फाइट करता रहूं, पर मेरी बॉडी साथ नहीं देती। किस्मत ने मुझसे मेरे जीने की होप ही छीन ली। आखिर जिंदा रहने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है। मैं पूरी लाइफ अकेला था और अब मरते टाइम भी अकेला ही हूँ। और इसी के साथ उन सभी स्लीपिंग पिल्स का असर होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। आगे हमें मुरिम वर्ल्ड की हिस्ट्री को बताया जाता है, एक ऐसा एरा जो केओस और एंडलेस वॉर में घिरा हुआ था। तभी जून किंगडम ने सारे कॉन्टिनेंट को यूनाइट करके केओस को शांत किया। जून किंगडम भले ही बाकी किंगडम के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ में वीक नेशन था, लेकिन एक स्पेशल रीज़न था जिसकी वजह से वो आखिर तक खड़े रहे। उनके पास एक ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक थी जो इंडिया के बोधिधर्मा मास्टर ने बनाई थी, और वो टेक्निक उनकी एग्जिस्टिंग टेक्निक में डेवलप होकर मार्शल आर्ट का बेस बन गई। मुरिम सेक्ट इस टेक्निक को लेकर सामने आए, पर उनको धमकाया गया, सप्रेस किया गया और यहाँ तक कि कत्ल कर दिया गया। लेकिन जून किंगडम के किंग जू सान को ये बात पता चल गई कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वॉर जीतने के लिए। इसलिए उन्होंने उनकी मार्शल आर्ट को समझा और उनको सपोर्ट किया। उसका सक्सेसर जू सियांग ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उसने सबको यूनाइट कर रॉयल फैमिली और मुरिम के बीच में समझौता कराया, और यहीं से मुरिम के गोल्डन एरा की शुरुआत हुई। तभी हमें दिखाया जाता है ये वही लड़का है जो मानवा के स्टार्ट में फाइटिंग कर रहा था। आगे वो कहता है, इसी तरह मुरिम वर्ल्ड में शांति छाई रही। तभी वो उस बुक को बंद करते हुए कहता है, ये मुरिम वर्ल्ड की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली ये इंटरनल आर्ट वाली बात। तभी एक मेड वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए कहती है, यंग मास्टर हाउटाई, आप फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप छुपकर यहाँ पर नहीं आ सकते। सेक्ट लॉर्ड को अगर पता चला तो हमको डांटेंगे। आगे से वो लड़का योन कहता है, मैं तो बस यहाँ पर बुक पढ़ने आया था। आगे से वो मेड कहती है, पर आपको हमें बताकर यहाँ पे आना चाहिए था। अगली बार कहीं जाना हो तो पहले बताकर जाना। इस पर योन कहता है, हाँ मैं समझ गया, और वहाँ से भागकर जाने लगता है।
तभी वो मेड कहती है, अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? आगे से वो भागकर जाते हुए कहता है, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, शायद आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। इसे सुन वो मेड चिल्लाते हुए कहती है, डिनर टाइम से पहले वापस आ जाना, क्या तुम समझ गए? इस पर योन भी हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। तभी पीछे खड़ी मेड कहती है, इस एज के लड़के सच में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। जब भी वो बाहर जाता है मुझे चिंता होती है कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। उसकी बातें सुन आगे खड़ा ब्लैक हेड वाला पर्सन एक इविल मुस्कान के साथ कहता है, गोल्डन टाइगर वॉल का यंग मास्टर बहुत ज्यादा कीमती है, तो मैं होप करता हूँ उसको कोई किडनैप न कर ले। आगे हमें यंग मास्टर योन को दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग कर रहा था। तभी वो एकदम से शांत हो जाता है और अपनी फिस्ट को टाइट कर लेता है, अपनी बॉडी से इंटरनल एनर्जी को रिलीज कर किसी बात पर फोकस करने लगता है। तभी उसको कुछ आवाज आती है, मिस्टर परफेक्ट, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और तभी हमें पता चलता है ये लड़का वही फाइटर कांग है जो मुरिम वर्ल्ड में रिबॉर्न हो गया है। आगे से वो खुद को फाइटिंग रिंग में इमेजिन करता है और अपने फाइटिंग स्टांस में खड़ा हो जाता है। तभी उसके सामने एक परछाई आकार लेकर एक फाइटर का शेप ले लेती है। मैं आपको बता दूं योन यहाँ पर शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है। आगे से अपोनेंट ने एक जोरदार गुस्सा बनाकर योन पर अटैक कर दिया था। आगे से योन साइड में हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और मन में कहता है, मुझे लो किक को यूज कर डिस्टेंस को मेजर करना होगा, और आगे बढ़कर उस शैडो फाइटर पर किक करता है। लेकिन वो फाइटर आगे से रेसलिंग मूव को यूज करने लगता है, जिसे देख योन हाथों से ब्लॉक करने को तैयार हो जाता है। लेकिन ये उस शैडो फाइटर का फेक मूव था और आगे से वो एक पंच योन के मुंह पर मार देता है, जिसको योन हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन उस अटैक की प्रेशर की वजह से वो दूर तक घसीटते हुए चला जाता है और थोड़ा सीरियस होकर अपने पंचेस और किक्स को शैडो फाइटर पर मारने लगता है। आगे से वही ब्लैक हेड वाला पर्सन पेड़ पर बैठकर उसको ये सब करते हुए देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने मन में कहता है, आखिर ये बच्चा अकेला यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी योन चिल्लाते हुए आगे बढ़कर एक पावरफुल किक उस शैडो फाइटर पर घुमा के मारता है, जिसकी वजह से वो शैडो फाइटर वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन रियलिटी में योन की किक पेड़ पर जाकर लगी थी और उसकी किक की वजह से पेड़ बीच में से ही 2 टुकड़ों में बट जाता है। रियलिटी में आते हुए इस नज़ारे को देख योन भी शॉक्ड हो गया था। तभी वो अपने मन में कहता है, ये इंटरनल आर्ट टेक्निक तो सच में आउटस्टैंडिंग है, इतनी ज़्यादा पावर, जबकि मैं सिर्फ 9 साल का हूँ। क्या मैं किसी फैंटेसी वर्ल्ड में तो नहीं हूँ? 9 साल हो गए जब से मैं इस मुरिम वर्ल्ड में रिबॉर्न हुआ, और वो भी मेरी पास्ट मेमोरीज के साथ। क्या ये ड्रीम है या रियलिटी? क्या पास्ट वाला मैं रियल था या फिर अभी मैं जो हूँ वो रियल हूँ? मुझे इस सवाल का आंसर पता नहीं। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मैं इस मुरिम वर्ल्ड में रिबॉर्न हो गया। मेरी पास्ट लाइफ में मैं अपनी पूरी डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर कुछ लॉ और प्रिंसिपल थे। लेकिन मुरिम एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ और डेथ का डिसीजन सिर्फ स्ट्रेंथ से किया जाता है। यहाँ पर मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर खुद का नाम बनाऊंगा जिसे दूर दूर तक पहचाना जाए, और ये मैं करूँगा मिस्टर परफेक्ट के मॉडर्न मार्शल आर्ट को इस मुरिम वर्ल्ड में यूज करके। तभी वो किसी चीज़ को सेंस करता है। वहाँ पर वही ब्लैक हेड पर्सन टूटे हुए पेड़ के नीचे दबा पड़ा था। आगे से वो कहता है, ये इम्पॉसिबल है, इतना छोटा बच्चा इतनी ज़्यादा पावर को कैसे यूज कर सकता है। आगे से योन उसके पास आते हुए कहता है, ओह, तो कोई मुझ पर छुपकर नजर रख रहा था। और कहता है, आखिर तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? योन उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है और कहता है, ओए, तुम क्या मेरे फादर के ऑर्डर पर मुझे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे? इसे सुन वो ब्लैक हेड पर्सन हाँ कहता है। इसे सुन आगे से योन पूछता है,
क्या तुमने मेरी ट्रेनिंग को देखा है जो मैं यहाँ पर कर रहा था? आगे से वो ब्लैक हेड पर्सन कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर लीजिए यंग मास्टर इयोन हाउटाई। आगे से इयोन अपने मन में सोचते हुए कहता है, अरे यार, बहुत बुरा हुआ। आखिर इस मुरिम वर्ल्ड में मेरी मॉडर्न मार्शल आर्ट को देख लोग क्या सोचेंगे? क्या हो अगर फादर को इसके बारे में पता चल गया? तभी हमें गोल्डन टाइगर वर्ल्ड को दिखाया जाता है और कहानी का राइटर हमें बताता है टॉप 10 कॉमर्स क्लैन में ये सबसे वीकेस्ट सेक्ट है, लेकिन इनका ग्रेट इन्फ्लुएंस है सेंट्रल प्लेन के बिजनेस वर्ल्ड में। भले ही वो लास्ट प्लेस पर हो, लेकिन सेंट्रल प्लेन में उनकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है क्योंकि वो सबसे अच्छे से रहते हैं और ऑर्थोडॉक्स अलायंस के साथ भी उनकी दोस्ती है। गोल्डन टाइगर वॉल का लीडर इयोन जेहो, उसने अपनी पहली बीवी से 2 लड़कियों को जन्म दिया और उसके बाद हमारा एमसी इयोन हाउटाई AKA मिस्टर परफेक्ट का जन्म हुआ। तभी सेक्ट लीडर इयोन जेहो गुस्से में अपनी बुक को बंद करते हुए कहता है, मैंने सुना है तुम किसी टाइप की मार्शल आर्ट को सीख रहे हो जो कि झोपड़ियों में रहने वाले सड़क चाप ठग्स यूज करते हैं। क्या ये सच है? आगे से इयोन मना करते हुए कहता है, वो मैं नहीं था, कोई और होगा। इसे सुन सेक्ट लीडर गुस्से में आग बबूला होते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मैंने खुद सुना तुम पंचेस और किक्स को प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या ये मार्शल आर्ट रैंडम स्ट्रीट ठग्स यूज नहीं करते? आगे से इयोन कहता है, लेकिन ये तो एडवांस आर्ट है जो कि आगे चलकर मेरी एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट बनेगी। सच्चाई ये है कि ये सब लेजेंडरी मार्शल आर्ट है जो मैंने एक मार्शल मास्टर से सीखी है। उनसे मैं इत्तेफाक से मिला जब मैं यंग था। आगे से सेक्ट मास्टर और ज़्यादा गुस्से में भड़क जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम झूठ बोलना ही चाहते हो तो ऐसा झूठ बोलो जिस पे भरोसा किया जा सके। इस पर इयोन सोचते हुए मन में कहता है, लगता है मेरा झूठ पकड़ा गया। तभी सेक्ट मास्टर बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारी नॉनसेंस बातों को बहुत सुन लिया। अगर तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो फिर मार्शल आर्ट को अच्छे से सीखो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे मास्टर को ढूंढ दूंगा। माउंट वसेक यहाँ से नज़दीक है। क्या तुम वहाँ पर एक्सटर्नल डिसाइबल बनना पसंद करोगे? आगे से इयोन मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं बनना। जो मार्शल आर्ट मैंने सीखी है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मेरी टेक्निक उनसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। उसकी बातों को सुन आगे से सेक्ट मास्टर चिढ़ते हुए कहता है, आखिर तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने एरोगेंट बनने की? अगर तुम ऐसे ही जिद्दी बने रहोगे तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें 10 दिन के बाद माउंट हुआ सेक्ट में भेज दिया जाएगा। आगे से इयोन कहता है, फादर रुको, अगर ऐसा ही है तो आप मेरे साथ एक शर्त लगाओ। इसे सुन सेक्ट मास्टर कहते हैं, कौन सी शर्त? इस पर इयोन कहता है, आप मुझे माउंट हुआ सेक्ट में भेजना चाहते हो क्योंकि आप वहाँ पर किसी को जानते हो। क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो आप उनसे कहो मेरी एज के उनके सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर भेजे। मैं उससे फाइट करूँगा और हम देखेंगे कि किसकी मार्शल आर्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सेक्ट मास्टर तिरछी नज़र से देखते हुए कहता है, क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो? आगे से इयोन दांत दिखाते हुए कहता है, अगर मैं हार गया तो आप जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा बिना किसी कंप्लेंट्स के। लेकिन अगर मैं जीता तो आप मेरी ट्रेनिंग के बीच में नहीं आओगी। उसकी बातों को सुन सेक्ट मास्टर अपने मन में कहता है, आखिरकार ये कमीना बच्चा मेरी चाल में फंस ही गया। और एक क्रीपी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं। जो हारेगा उसको जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। और दोनों भी चिल्लाते हुए एक यूनिक हैंड साइन बनाते हैं और कहते हैं, एक मर्द के वर्ड पत्थर की लकीर है और हम ये प्रॉमिस करते हैं। तभी सेक्ट मास्टर अपने मन में कहता है, इस बच्चे को तो पता भी नहीं ये मेरे ट्रैप में फंस गया। भले ही वो कितना भी डिटरमाइंड क्यों ना हो, लेकिन उसके जीतने का कोई चांस नहीं है क्योंकि जिस पर्सन से वो फाइट लड़ने वाला है वो डिसाइपल है कि ह्योग्डू का। वो फर्स्ट एल्डर है माउंट हुआ सेक्ट का
जिसे प्लम ब्लॉसम वॉरियर भी कहा जाता है, वो एक फर्स्ट रेट वॉरियर जितना पावरफुल है। तभी हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड को लेकर दूसरे डिसाइपल पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डिसाइपल उसके इस अटैक को ब्लॉक कर उसे झटके से दूर फेंक देता है और अपनी माउंट वा क्रॉस गार्ड अटैक को उस पर यूज कर देता है। उसके अटैक को आते देख वो ब्लू डिसाइपल अपने फाइटिंग स्टांस में खड़ा हो जाता है और कहता है, लगता है मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया। अगर ऐसा है तो मुझे सामने से फेस करने को तैयार हो जाओ सीनियर ब्रदर। तभी वो अगला डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक कर देता है। उसे ऐसा करता देख ब्लू डिसाइपल अपनी 6 कॉम्बिनेशन स्वॉर्ड टेक्निक के सर्जिंग स्ट्राइक को यूज कर उस पर अटैक कर देता है। उसके अटैक की पावर इतनी ज़्यादा थी, उस जगह पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और उस अटैक की वजह से अगले डिसाइपल की स्वॉर्ड भी आधी कट गई थी और पीछे दीवार पर भी एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। तभी वो डिसाइपल कहता है, तुम तो डे बाय डे और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हो योनवा। लगता है जल्द ही तुम माउंट वासेक की फर्स्ट ब्लॉसम बन जाओगी। और सॉरी भाई लोग, मुझे पता नहीं था मास्टर की योगडोक की डिसाइपल एक लड़की है, तो माफ़ कर देना। आगे से योनवा कहती हैं, थैंक यू सीनियर ब्रदर, मेरे साथ स्पार करने के लिए। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। आगे हमें योनवा के बारे में बताया जाता है। उसका नाम कैंग योनवा है, मास्टर की योगडो की डायरेक्ट डिसाइपल और 5 स्टार 6 कॉम्बिनेशन शॉर्ट टेक्निक में, और उसको स्वीट्स और डम्पलिंग्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी उसको पीछे से किसी की आवाज़ आती है। पीछे मुड़कर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती हैं, मास्टर आप यहाँ पर कब आए। आगे से मास्टर की योगडो अपने मन में कहता है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स भी अच्छे हैं। मुझे यकीन नहीं होता इतनी ज़्यादा परफेक्ट बच्ची मेरी डिसाइपल है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी ऐसी ही होती। आगे से युनवा मास्टर को ग्रीट करते हुए कहती हैं, आप तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। आगे से मास्टर की कहते हैं, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताने आया हूँ। मेरे पुराने दोस्त ने मुझे और तुम्हें अपने घर पर इनवाइट किया है। इसे सुन योनवा के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती हैं, क्या सच में मैं वहाँ पर बहुत सारे स्वीट्स खा पाऊंगी। आगे से मास्टर की कहते हैं, सिर्फ स्वीट्स ही नहीं, वहाँ पर और भी बहुत सारे डिलीशियस फूड्स होंगे। जिसे सुन योनवा खुशी से कूदने लगती हैं और कहती हैं, वहाँ पर डम्पलिंग्स भी होंगे। ठीक है मास्टर, मैं आपके साथ आऊँगी। आगे से मास्टर की कहते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, मेरे दोस्त का लड़का तुम्हारी ही एज का है और उसको अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में चिंता हो रही है, क्योंकि वो आजकल कोई वियर्ड थर्ड रेट की मार्शल आर्ट को सीख रहा है। आगे से युनवा इस बात के लिए रेडी हो जाती हैं और आगे से कहती हैं, मैं उस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाऊंगी और उसकी वाट लगा दूंगी। उसके बाद कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और हमें गोल्डन टाइगर वॉल सेक के ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई थी। तभी भीड़ में से एक टकला कहता है, मुझे यंग मास्टर की चिंता हो रही है। मैंने तो सुना है उसका ओपोनेंट माउंट वासेक का राइजिंग मार्शल आर्टिस्ट है। आगे से टोपी वाला पर्सन कहता है, मैंने तो ऐसा सुना है वो कोई स्ट्रेंज थर्ड रेट की मार्शल आर्ट को यूज करता है, इसलिए उसका जीतने का कोई चांस नहीं है। तभी हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने ही मुझे ये करने पर फोर्स किया है। जब तुम्हें सारी पब्लिक के सामने ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ेगी, तब तुम्हें अकल आएगी। तभी योन आगे देखता है, वहाँ से मास्टर की और योनवा आ रहे थे। आगे से मास्टर की सेक्ट मास्टर से कहते हैं, लगता है हमने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराए हैं। इसे सुन आगे से सेक्ट मास्टर कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे क्या आप लोगों को रात में अच्छी नींद आई। आगे से मास्टर की कहते हैं, मुझे बड़ी सुकून की नींद आई और उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आगे से युनवा उनको ग्रीट करती है और कहती हैं,
आपने हमें बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे से योन उसको घूरते हुए बड़बड़ाता है, अरे यार, ये तो बस एक छोटी बच्ची है। इसे सुन सेक मास्टर कहता है, अबे कमीने, तू भी तो बच्चा ही है, उसी की एज का। आगे से सेक मास्टर कहते हैं, अगर सबका आपस में इंट्रोडक्शन हो गया है तो क्या हम स्पारिंग मैच की शुरुआत करें। इसे सुन आगे से मास्टर की भी मान जाते हैं और इसी के साथ योन और यूनवा स्पारिंग मैच के लिए ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं। तभी मास्टर की उन्हें रूल्स समझाते हुए कहते हैं, ये एक स्पार मैच है, कोई फाइट टू डेथ नहीं है, इसलिए तुम लोग रियल स्वॉर्ड को यूज नहीं करोगे और तुम लोग अपने अपोनेंट को ज़्यादा इंजर्ड भी नहीं कर सकते। अगर किसी ने हार मान ली या फिर बेहोश हो गया तो उसके अपोनेंट को विनर डिक्लेयर किया जाएगा और अगर हमें लगा कोई सीरियस इंजर्ड हो सकता है तो हम इमीडिएटली मैच को रोक देंगे। आगे से योन और यूनवा भी इस रूल्स को मान जाते हैं और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी कांग यूनवा अपनी फाइटिंग स्टांस ले लेती है और योन से कहती हैं, मैं माउंट हुआ सेक्ट की 4th क्लास डिसाइपल कांग यूनवा हूँ और मैं तुम्हारे खिलाफ 6 कॉम्बिनेशन शॉर्ट टेक्निक को यूज करने वाली हूँ। आगे से योन भी अपना रेसलिंग स्टांस ले लेता है और कहता है, मेरा नाम योन हाउटाई है। उसके इस तरीके के स्टांस को देख योनवा अपने मन में सोचती हैं, आखिर ये किस तरीके का स्ट्रेंज पोस्चर है और इस बच्चे को किस बात का इतना एटीट्यूड है। ये तो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन है स्पारिंग मैच से पहले, क्या वो मुझे कम आंक रहा है? अगर ऐसा है तो मैं उसको एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर वो अपनी 6 कॉम्बिनेशन शॉर्ट टेक्निक को यूज कर योन पर अटैक कर देती हैं और मन में कहती हैं, मैं अपनी बेलों से तुम्हारी मूवमेंट को ब्लॉक कर दूंगी। लेकिन योन आगे बढ़कर यूनवा पे सीधा चार्ज कर देता है और यूनवा उसे ऐसा करता देख अपनी स्वॉर्ड से उस पर सीधा अटैक कर देती है और कहती हैं, अब तो विक्ट्री मेरी है। लेकिन योन झुककर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और यूनवा को कमर से पकड़कर अपने रेसलिंग मूव को यूज कर जमीन पर पटक देता है। उसे ऐसा करता देख बाकी लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। तभी आगे से सेक्ट लीडर कहता है, आखिर ये किस टाइप की नॉनसेंस टेक्निक है। आगे से योन अपनी जीत की खुशी में वहीं पर खड़ा था। तभी यूनवा कहती हैं, आखिर ये किस तरीके की मार्शल आर्ट है, ये तो सिर्फ एक स्ट्रीट फाइट है। इसे सुन योन एक भूसा बनाकर कहता है, चुप हो जाओ, फाइट में सिर्फ जीतना मैटर करता है और एक जोरदार भूसा उस पर मार देता है।